नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का कहानी दिल से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कहानी घास वाली। कहानी अगर पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी की शुरुआत करती हूँ। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है? बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मा ने डांटा है क्या? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देख कर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं मुझे? मूलिया ने बात टाल कर कहा, कोई बात हो भी तो बताओ, कुछ तो बात नहीं है। मूलिया इस उसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खींचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सिर पर घास की टोकरी रख कर बेचने जाती? उस गांव में ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते थे। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया था। किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीची आंख किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुरखाप के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं है, न जाने कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था। पवन की आम की बौर की सुगंधी से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झौवा रखे घास छिलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। यकायक युवक चैन सिंह सामने से आता दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी। झौवा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है? ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके पसीने छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब नहीं होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छिलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं दिया।
दूसरे दिन मूलिया घास के लिए नहीं गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी न अकेले जाएगी, तो फिर जाएगी कैसी? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं नहीं जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभा नहीं होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है, तो मैं क्या करूं तेरी सुंदरता को? उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े मल रहा था। उसने मूलिया की रोनी सूरत को देखा पर कुछ बोल नहीं सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो बाहर आने रोज से कम नहीं पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी नहीं मिले। जब से यह सत्यानाशी लॉरियां चलने लगी, एक्के वालों की बधिया बैठ गई। कोई सेंध भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर एक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लॉरियों के आगे एक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो नहीं पहुंच सकता था, मूल का कहना है क्या? मूलिया से ऊपरी मन से बोला, मन न हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, अरे घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली गई। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन्न हो जाता, कहीं कोई ऊख में छिपा न बैठा हो। मगर कोई नई बात नहीं हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों के बाग निकल गए, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पूर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक नहीं छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छिलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ही नहीं हुई। यकायक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलटते और झाबा खाली लेकर चले जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुक कर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूंगा। जितनी घास चाहे छिल ले, मेरा ही तो खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम से गई, घास नजर ही नहीं आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छिलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ थोड़े ही कहता हूँ, यही रोज चली आया कर, मैं छिल दिया करूंगा। मूलिया चित्र लिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतनी क्यों डरती है? क्या तुम समझती हो कि मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सूध ही नहीं रही। तू चली गई तो मैं वही बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट लूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूं। आज तू इस रास्ते से चली आई। मैंने सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन नहीं हिलाऊंगा। मैं शोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई।
अब तो यही जी में आता है कि तेरा गुलाम होकर तेरे पीछे पीछे चलता। तेरा घोड़ा होता तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम तो आवे। मेरे मन की सबसे बड़ी लालसा है ये। बड़ा भगवान है वो महावीर जो ऐसी उसे देवी मिली। उसके बड़े भाग हैं। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है? खिलवाड़ है। मूलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा पति तुम्हारी बीवी से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते या नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है? उसे लज्जा नहीं है? अपनी मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है? क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घुमा करती? मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी से दया क्यों नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहां तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वहां जाते ही तुम्हारी छाती दहकती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारी हूं, नीच जाति की हूं, और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की, धमकी व जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छेड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला, यह बात नहीं है। मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है। सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मूलिया, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर नहीं रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात नहीं निकलती थी। मूलिया इतनी वाकपटु है, उसका उसे गुमान भी नहीं था। मूलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े घरों के हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घरों का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाजन न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है। और वह औरतें जो कुछ करती है ठीक ही करती है। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ। मेरे पति के लिए संसार में जो कुछ है मैं हूँ। वह किसी दूसरी मिहरियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलुटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूं। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग डालने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग डालूंगी। तुम मेरे रूप के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, मेरी आंख फूट जाए तो मुझे ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ बोलती हूँ मैं? चैन सिंह इनकार नहीं कर सका। मूलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाए तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी नहीं छेड़ना, अच्छा नहीं होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है।
जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषय वासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मूलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल जाता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दिन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। असामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे। पर जो ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया, सब दिल से उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होने लगा। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या के समय चैन सिंह खेत देखने गया। पूर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बह चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता था। उस औरत की उस दिन की मजूरी काट लेता था और पूर चलाने वालों को गुड़किया जमाता। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांधी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई वह थर थर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी। बुढ़ऊ कई दिन से यहाँ नहीं दिखाई दे, कहीं काम पर जाते हैं या नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पूर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हंकबे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बातें करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पांव मन भर के हो गए। अब न आते बनता है न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ाओ, कैसे बेर है? लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही तो पेड़ के हैं। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा, कैसा मीठा मीठा बोल रहा है, उतनी ही भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आ जाओ, पक्की सब मैं ले लूंगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा नमक ले आओ। बाकी दोनों मजदूरों से कहा, तुम भी दोनों आ जाओ, उस पेड़ के बेर मीठे होते, बेर खा लो, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढाढ़स हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के छाट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधा घंटे तक चारों पूर बंद रहे। जब सब पेड़ उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्शी जाए, बड़ी भूख लगी थी,
नहीं तो कभी नहीं जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, अरे तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बेर खाए, एक आधा घंटे का हरज हुआ है, नहीं क्या? तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधा घंटे में कर दोगे, नहीं चाहोगे तो दिन भर में भी घंटे भर का काम नहीं होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरे ने कहा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया उनका। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना भाई। पहला, अरे तुम तो गोबर गणेश हो, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे भैया। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर न छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूँ तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा एक्के पर चला चलूं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते आना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट एक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, एक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आ गई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी नहीं था, क्या आजकल सवारियां कम है? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं है, मगर लॉरियों के सामने एक को कौन पूछता है। कहा 2, 2.5, 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहा अब 20 आने पैसे भी मजूरी नहीं मिलती, क्या जानवर को खिलाओ, क्या आप खाओ, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ एक का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजूरी कर लूँ, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को चाहिए ना, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देख कर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर ने सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुख चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा कि कोई गाहक लग जाए तो एक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छील कर बाजार ले जाया करूं। आज सास पतोहू दोनों छिलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे मिलते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घरवाली चली जाती है, दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहां से घड़ी रात गए लौटती है, हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाह में 20 ही तांगे एक के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यही खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लॉरी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे साइसों से मोलभाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मूलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की है।
मूलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारी ने बैठी है, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पाओगे, मेरी घास तो 12 आने में ही मिल जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे, निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं लगेगी। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला, बूढ़ो अब मूलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूतों से पीटे। सबके सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं। और मूलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है, कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर रसीली आंखों से देख देख कर बातें कर रही है, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही। वही मूलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लॉरियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मूलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। यकाएक मूलिया घास का झाबा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ पैसे निकालकर मूलिया को दे दी। मूलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें हुई जो चैन सिंह ने नहीं सुनी। एक क्षण में मूलिया प्रसन्न मुख से घर चली गई। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और कैबिन के द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दे? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधे घंटे से यहाँ खड़े हो, सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई या नहीं? यही बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का एक्का सामने आता दिखाई दिया। कुछ दूर एक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा रह गया, किसी ने बेगार में भी नहीं पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बिडिया पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है तुमसे, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो एक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार नहीं जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी परजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए आपसे रुपए। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मूलिया से इस बात की भूलकर भी चर्चा न करना, क्या फायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मूलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों से मालगुजारी कर वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मूलिया की भा पकड़ी थी। मूलिया की आवाज कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मूलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती है? मैं तो खड़ा हूँ। मूलिया ने हाफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें देखा तो दौड़ी आई, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। क्या मूलिया, क्या तुमने मुझे घास बेचते देखा है? चैन सिंह, हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कह डाला? मैंने तो उसे मना कर दिया था। मूलिया,
वह मुझसे कोई बात नहीं छिपा था। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे। किसी को कोई बात नहीं सूझती थी। यकायक मूलिया मुस्कुराकर बोली, यह तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला। मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार था। मूलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाओ? उसी बाह की तो आज लाज निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करावे। तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मूलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं नहीं मूलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी यह नहीं समझा। मूलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मूलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। कहानी यही ख़त्म होती है दोस्तों। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।